लाडली बहना योजना भी बनाई और उसके कारण एक अलग तरह का वातावरण इस चुनाव में लोग कहते थे कांटे की टक्कर है। कहाँ कांटे, न कहीं कांटा था न कहीं टक्कर था। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। शिवराज सिंह चौहान जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी हैं। तो मोदी जी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। विंध्य के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको जीत की पहले तो शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप विंध्य के लिए आपका विजन क्या रहेगा? विंध्य में पर्यटन की क्रांति लानी है जी, औद्योगिक क्रांति लानी है, हरित क्रांति लानी है जी, और जब ये तीनों क्रांतियां आ जाएंगी तो विंध्य हिंदुस्तान के सबसे बेहतर इलाके में शुमार हो जाएगा। इसलिए इसके लिए चौतरफा 4 लेन की सड़कें बनाई गई है, एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, रेलवे का ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन को जोड़ने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर हम विंध्य क्षेत्र में जो प्राकृतिक संपदा है, जो वन संपदा है, जो जल संपदा है, उसके आधार पर विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हमारे लिए एक इतने बड़े एसेट हैं जिसका दुनिया लोहा मान रही है। जिस नेतृत्व का लोहा दुनिया मान रही है, यदि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है तो ये हमारे लिए इससे बड़ा और अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए मोदी जी का नाम जहाँ पे आता है वहाँ पे ग्रामीण हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, हर की चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। तो मोदी जी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी का नारा कितना तेज चला ये हमने आपने देखा है जी। तो मोदी जी को श्रेय जाता है। शिवराज सिंह चौहान जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी हैं। उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई, लाडली बहना योजना भी बनाई और उसके कारण एक अलग तरह का वातावरण इस चुनाव में लोग कहते थे कांटे की टक्कर है। कहाँ कांटे, न कहीं कांटा था न कहीं टक्कर था। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो इसलिए दोनों ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं और शिवराज सिंह जी ने तो खुद ही कहा है कि मोदी जी के प्रभाव का पूरा पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हमको मिला है। लेकिन विंध्य में अभी भी सवाल खड़े होते हैं कि पलायन दर जो है बढ़ रहे हैं, कैसे आप रोक पाएंगे विंध्य का पलायन और विंध्य की जो समस्या है? पलायन होता था जब जब विंध्य बहुत पिछड़ा था, लेकिन अब आधा पलायन रुक गया है। अब यहीं पर पर्याप्त रोजगार मिलने लगे हैं। सिंचाई से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी है और जब किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी तो व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ा तो अस्पताल खुल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में होटल खुल रहे हैं, ब्रांडेड शोरूम्स आ रहे हैं और तेजी से यहाँ पर हर क्षेत्र का व्यापार, कपड़े का व्यापार हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार हो, मोटर व्हीकल का हो, ऑटोमोबाइल का हो, सभी का व्यापार भी बढ़ रहा है। तो इसलिए अब लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए नागपुर और दिल्ली बम्बई नहीं जाते। अब यहाँ पे पर्याप्त व्यवसाय बढ़ने के कारण यहीं पर काम मिलता है। 50% ही अभी पलायन रुका है। यदि खरीदारी करने के लिए भी लोग जाते थे तो अब आधे लोग रुक गए हैं। इलाज कराने के लोग जाते थे तो आधे लोग रुक गए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन गया रीवा में और कई प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गए हैं। तो 50% लोग मजबूरी के कारण जो बाहर जाते थे रुक गए हैं, लेकिन अभी 50% को रोकना है। जनता ने अपना काम कर दिया है। 5 वर्षों में रीवा और विंध्य ऐसा बन जाएगा कि फिर यहाँ के लोग बाहर तो जाना छोड़िए, बाहर के लोग रीवा आएंगे अपना काम धंधा देखने के लिए। आपको विंध्य के लोगों ने सराखों पे रखा है, फिर से नेतृत्व के लिए दिया है। ऐसे 10 काम कौन से होंगे जो आपकी प्राथमिकता में होंगे? वो एक तो सिंचाई के रकबे को 3 लाख एकड़ से बढ़ा के और 9 लाख एकड़ करना है। 3 लाख एकड़ में इतना चमत्कार हो गया कि लोग कहने लगे कि रीवा बदल गया, विंध्य बदल गया है। ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन बन रही है, उसको पूरा करना है। सीधी से सिंगरौली 4 लेन की सड़क, उसको पूरा करना है। और हवाई अड्डा बन रहा है रीवा में, मार्च में वहां से हवाई जहाज उड़ाना है। और एक बार ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो यहाँ पर उद्योग लगाने वाले लाइन लगाएंगे। टूरिज्म के लिए लोग आएंगे क्योंकि 3 नेशनल पार्क हमारे यहाँ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, संजय गांधी टाइगर रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क है। तो जलप्रपात हमारे यहाँ जितने हैं उतना कहीं नहीं है। और
धार्मिक पर्यटन के लिए मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट है हमारे यहाँ, अमरकंटक है हमारे यहाँ, सब कुछ तो हमारे यहाँ है। लेकिन आवागमन की सुविधा पर्याप्त न होने के कारण उतने पर्यटक नहीं आते थे जितने आने चाहिए, तो वो सब हम लोग ठीक कर रहे हैं। इनका तय सीमा क्या है? क्या 5 साल में 5 साल में सब हो जाएगा। इस बार विंध्य का नेतृत्व पिछली बार 30 में से 24 आई थी, इस बार 25 आई है। पिछली बार 24 में 3 मंत्री बने थे। इस बार का क्या लगता है कि विंध्य का नेतृत्व अधिक होना चाहिए? अब यही एक आपका सवाल ऐसा है जिसका जवाब मेरे जैसा छोटा आदमी नहीं दे पाएगा। बाकी सवाल के जवाब तो मैंने दे दिए। ये सवाल के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और प्रमुख लोगों से बात करनी पड़ेगी। यहाँ कद्दावर नेता है, क्या नहीं लगता कि विंध्य का नेतृत्व विंध्य के कोई ना कोई कद्दावर नेता आपके कहने से मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये सवाल आपका इतना बड़ा है कि मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता नहीं दे पाएगा जवाब। रीवा के जो युवा हैं वो आपको कहीं ना कहीं आइडियल के तौर पर देखते हैं, उनके लिए आप क्या रीवा में अलग कर सकते हैं या करने वाले हैं? ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं जी। 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का नहीं है वो ग्लोबल स्किल पार्क, 600 करोड़ का है जी। और वो ग्लोबल पार्क जो बन के तैयार होगा तो 8 से 10,000 नौजवान उस स्तर के स्किल होंगे कि हिंदुस्तान और दुनिया में कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं होगी जो कह देगी कि हमारे यहाँ जिस स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है वो स्किलिंग के पास नहीं है। हाई लेवल की टेक्नोलॉजी वाली जो स्किलिंग है वो 8 से 10,000 बच्चे भोपाल में स्किल पार्क जो बना है वो सिंगापुर के स्किल पार्क को देख के मुख्यमंत्री आए थे, फिर उन्होंने उनके साथ एक एमओयू साइन किया और यहाँ बनाया। और जब यहाँ बन रहा था बन के तैयार हो रहा था तो हम लोगों ने रीवा के लिए भी उसको स्वीकृत करा लिया है। तो 600 करोड़ का जब स्किल पार्क बन के तैयार होगा तो हमारे नौजवानों को कोई ये नहीं कह पाएगा। जब रीवा में कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी तो उस फैक्ट्री वाले नहीं कहेंगे कि साहब 70% तो हम आपके यहाँ के लोगों को रख लेते हैं, लेकिन 30% हमको बाहर से लाना पड़ेगा क्योंकि उस लेवल की स्किल यहाँ पर रीवा में उपलब्ध नहीं है। उस प्रकार की स्किलिंग रीवा में करा के उनको कहा जाएगा कि नहीं अब 100% लोगों को रीवा के लोगों को रखो। सर रीवा में खनिज के भरपूर मात्रा है, खनिज से लेकर हर एक चीज उपलब्ध है। रीवा अपने विंध्य क्षेत्र में, विंध्य की बात कर रहा हूँ, इनका दोहन हो रहा है। यहाँ विंध्य के लोगों को वो कहीं ना कहीं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। क्या नहीं लगता कि रीवा विंध्य क्षेत्र जो हमारा संपन्न हो और रीवा के लोगों को रोजगार मिले, विंध्य के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए क्या पहल रहेगी? नहीं, जब जैसा हमने आपसे कहा कि खनिज संपदा में जैसे रेत है या गिट्टी है या क्रशर लगाते हैं लोग या फिर सीमेंट प्लांट लगाते हैं या बॉक्साइड है तो उससे संबंधित कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें 70% लोगों को तो रोजगार मिल जाता है। कई प्रकार के रोजगार होते हैं, लेकिन जो टेक्निकल रोजगार है कभी कभी वो लोग ये कह देते हैं कि उस प्रकार के लोग यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें कुछ मशीन चलाने वाले, कुछ ये चलाने वाले, कुछ इस प्रकार के लोगों को बाहर से लाना पड़ता है। तो उस प्रकार की ट्रेनिंग अब हमारे यहाँ होना शुरू हो जाएगी तो भविष्य में उनको यहाँ के बच्चे, जैसे हमने रीवा में एक फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट बनाया है, यहाँ पर एमपीटी का होटल बनाया है, विंध्या रिट्रीट वहीं पर बनाया है। तो अब हमारे यहाँ जितने भी होटल खोल रहे हैं तो चाहे वो रूम सर्विस वाले हों, चाहे हाउस कीपिंग वाले हों, चाहे रिसेप्शनिस्ट हों, चाहे शेफ हों, सारे लोग यही के ट्रेन 6-6 महीने की ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट लेके जाते हैं और वहाँ भर्ती हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग भी हो रही है और रीवा बढ़ रहा है तो रोज होटल खुल रहे हैं तो उनको वहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है। तो इसी प्रकार से जो हमारे स्किल्ड फूड एंड क्राफ्ट का हमने उदाहरण बताया, ग्लोबल स्किल पार्क से निकलने वाले बच्चे, यदि कोई यहाँ पर फूड पार्क बनेगा, मान लीजिए बाबा रामदेव आते हैं और फूड पार्क बना देते हैं, जैसा पतंजलि का कई जगह बनाया है, तो वहां पर फिर ग्लोबल स्किल पार्क से बच्चे निकल के वहां पहुंच जाएंगे। रीवा में आईआईटी आईआईएम क्या बन सकता है और कब तक, क्या आपने कुछ इसका रूप देखा? जिस तरह से रीवा बढ़ रहा है कुछ भी हो सकता है और हर चीज को लाने का हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पास इसके अलावा और कोई काम है नहीं कि जनता ने यदि आशीर्वाद दे दिया है तो और चीजें कैसे आ जाएंगी। रीवा में हवाई अड्डा बनाने की जब बात कही थी ना तो सब लोग उसको मजाक में लेते थे, लेकिन जब 12 साल लग गए और हवाई अड्डा का काम अब शुरू हो गया, मार्च में उद्घाटन होने वाला है। तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता है, जो जरूरी काम सब किए जाएंगे। सिमरिया विधानसभा में भी आप काफी सक्रिय रहे हैं, लेकिन वहां से कहीं ना कहीं शिकस्त मिली है, इस पर आपका संदेश क्या रहेगा? हाँ, मात्र 600 वोटों से पीछे रह गए थे, तो वहाँ कुछ अनैतिक हथकंडे आजकल राजनीति में अपनाए जाने लगे हैं अंतिम समय में।
अब वो एक तो जिला पंचायत के सदस्य है सुंदरिया कोल, उसको पट्टी बांध के और फर्जी बता दिया कि मारपीट हुई है, और फिर जब चुनाव का परिणाम निकल गया तो वो फिर घूमने लगी मुस्कुराते हुए। तो इस प्रकार से भ्रमित करके और 200-400 वोट लोग दाएं बाएं कर लिए, तो उससे ये परिणाम हो गया। लेकिन मैं उसको हारा हुआ सीट नहीं मानता हूँ। केपी त्रिपाठी वहाँ के विधायक रहे हैं और अभी भी उसी हैसियत से वो मजबूती के साथ जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि जो लोग जीते हैं वो सेवा करने के लिए थोड़ी जीते हैं, वो तो राजनीति उनके लिए धंधा व्यापार की तरह है। लेकिन वहाँ जो सेवक चाहिए वो सेवा का काम सिर्फ केपी त्रिपाठी ही करेंगे। जी, मतलब आप अभी भी उनको यहाँ से विधायक ही समझ रहे हैं, मान रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इतना वोट मिला है और उन्होंने विधायक के नाते वहाँ पर 1500 करोड़ से ज्यादा के काम कराए। सिमरिया माइक्रो उन्होंने मंजूर कराया, 10,000 गायों का गौवंश वन विहार उन्होंने बनाया, बसामन मामा जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया, रीवा से सिमरिया 100 करोड़ की सड़क शानदार उन्होंने बना के दी है, और कई ऐसी सड़कें उन्होंने मंजूर करा के रखी है, उनमें टेंडर होने वाले हैं। तो इसी प्रकार के व्यक्ति को हम लोग हर क्षेत्र में लगाते हैं जो जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करे। एक जनता का ही सवाल ले लेते हैं। जनता कहती है गुड़ में जो सोलर प्लांट लगा है वहां उस बिजली से मेट्रो चल रही है दिल्ली की, लेकिन विंध्य में कभी न कभी बिजली की समस्या आए दिन देखी जाती है, और खास तौर पर मीटर रीडिंग की बात की जाए तो वहां पे मनमाना बिल आता है। इस पर आप क्या कह रहे हैं? सोलर प्लांट और बिजली के उत्पादन 24 घंटा बिजली जो हमारी सरकार ने दिया, उससे बिजली के बिल का कोई संबंध नहीं, वो अलग मैटर है और ये अलग मैटर है। एक साथ हमने सवाल कर दिया। हाँ, तो बिजली के बिल का जहां तक सवाल है, बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि गलत बिल जनता को देना उतना ही बड़ा अपराध है जितना बिजली का बिल न देना। बिजली की चोरी करना भी अपराध है और गलत बिजली का बिल देना भी अपराध है। ये कहने वाला यदि कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और 24 घंटा बिजली से 23 घंटा 23 घंटे नहीं होना चाहिए, 23 घंटे 59 मिनट, ये भी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बिजली भी देंगे और जो जायज बिल है उतना ही वसूला जाना चाहिए। यदि लोगों ने लापरवाही करके और किसी एक की बिजली की चोरी को बिजली का बिल देने वाले के ऊपर लाद दिया तो ऐसे लोगों को समय समय पर दंडित भी किया जाता है। नहीं, हमारा ही बिजली का बिल जो है ज्यादा है, इसलिए मैंने सवाल कर लिया था। तो आप ले आना, आपका दिखवा लेंगे और कम करा देंगे यदि ज्यादा होगा तो। जी। अब मंत्रिमंडल के विस्तार होने को है, आप कहाँ पर देखते हैं अपने आप को? हम लोग देखते उठते नहीं है, जब जो कह दिया जाता है वो करने लगते हैं। नहीं, फिर भी आपने देखा अभी हम 2020 से 23 तक मंत्री नहीं रहे जी, तो लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन हमको नहीं हुआ। और फिर कुछ दिनों बाद लोग कहने लगे कि ये तो बिना मंत्री के मंत्री है। जी। तो जो लोग मंत्री ना बनने से थोड़ा खुश हो गए थे वो कुछ दिनों बाद दुखी हो गए, करे तो जैसा मंत्री के रूप में काम करते थे अभी भी कर रहे हैं, इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन विंध्य की जनता तो आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। देखिए, नहीं, मुख्यमंत्री तो हमारे और यहाँ इतने वरिष्ठ लोग हैं कि हम लोग अभी इस मामले में बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, इसलिए लोग भावुकता बस अति उत्साह में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग इस प्रकार से अति उत्साह में थोड़ी चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर छपी थी, उसमें आपका जिक्र हुआ था कि आप अखबार में तो हमें पता नहीं क्या क्या बनाते रहते लोग, लेकिन अखबार में छपने से यदि कोई बनने लगे तो पता नहीं कितने लोग क्या बन जाए। तो ये थे विंध्य के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ला। उन्होंने बेबाकी के साथ उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो जनता जानना चाहती थी। ये इन्हीं बेबाकियों के लिए जाने जाते हैं, इनके विरोधी भी इनकी तारीफ करते नहीं थकते। विपिन तिवारी, भोपाल।